नमिता, ओ नमिता, देख बेटी, तेरा सुहाग का जोड़ा आ गया तेरे ससुराल से। कितना सुंदर है ना? देख तो इसे, कितना सुंदर कसीदाकारी करवाया है तेरी सास ने। नमिता की माँ कमला जी ने पुलकित होते हुए कहा, यह क्या है माँ? इसी को पहनकर तेरी विदाई होगी बेटी। ससुराल से उसकी सासू माँ ने सुहाग का जोड़ा भेजा था। चांदी के मोटे मोटे पायल, पाँव के बिछुए, लाल गोटे पट्टी का कढ़ाईदार लहंगा चोली, कांच की चूड़ियाँ, सोने के आभूषण और श्रृंगार का सामान। नमिता के घर में विवाह की रीत यही थी कि फेरों और विदाई के समय ससुराल से ही कपड़े और गहने आते थे। इतने सारे सामान देखकर नमिता पुलकित हो गई। अरे वाह, कितना सुंदर पायल है माँ, इसे पहनूं? नहीं नहीं नमिता, इसे छूना भी नहीं। जब तक तेरी मांग में सिंदूर नहीं भरेगा और कन्यादान की रस्में नहीं होगी, तब तक तू उसे नहीं पहन सकती है। यह क्या माँ? नमिता की आंखों में आंसू आ गए। नमिता की माँ कमला जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी तो पराया धन होती है, चाहे मैं रहूं या तू रहे। बेटी का साथ तो यहीं तक रहता है। बेटी तो परछाई होती है। पर तू एक बात सुन ले, अब तेरी शादी होने वाली है। अपनी शादी को निभाना आना चाहिए। और प्रभास, वह तुम्हारा सुहाग है, उनकी रक्षा करना तुम्हारा काम है। यह जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें हैं, यह सब तुम उनके लिए ही कल से पहनेगी बेटी। नमिता अपनी माँ के मुँह से यह सब सुनकर थोड़ा घबरा गई, इसलिए भी कि कल उसे यह घर छोड़कर चले जाना है। माँ तुम भी ना, यह कहकर नमिता रो पड़ी। कमला जी ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, बेटी, हम सबकी ज़िंदगी यही है। अगर सुहाग जिंदा है तो सब कुछ है, नहीं तो दुनिया कुछ भी नहीं। देखते देखते नमिता की शादी हो गई। नमिता गहने और कपड़ों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल गुड़िया की तरह। हाय मेरी बच्ची, तुझे नज़र ना लगे। कमला ने उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया। नमिता विदा होकर अपने ससुराल आ गई। उसका पति प्रभास भारतीय फौज में था। 10 दिनों की छुट्टी लेकर वह शादी के लिए ही घर आया हुआ था। फौजियों की भी जिंदगी बहुत ही अजीब सी होती है। उनकी एक अपनी ही दुनिया होती है। यही बात प्रभास के साथ भी था। दिन भर रस्मों रिवाजों के बाद नमिता फूलों के बिस्तर पर बैठ के प्रभास का इंतज़ार कर रही थी। प्रभास ने भी कब उसके दिल में दस्तक देकर घर बना लिया था, यह वह समझ नहीं पाई। अब पूरी रात छोटी लगने लगी थी। शादी के बाद 2 दिन बाद ही दोनों हनीमून के लिए निकल गए। वहाँ से लौटने के बाद नमिता और प्रभास एक दिल और एक जान बन चुके थे। नमिता को विश्वास हो चुका था कि किस्से कहानियों में जो प्रेम कहानियाँ होती है वह सच्ची होती है। यह भी सच है कि जोड़ियाँ ऊपर से ही बनकर आती है। अब प्रभास के वापस नौकरी पर जाने का समय हो रहा था। यह सोच कर नमिता की आंखें भर आई थी। मात्र 10 दिनों के साथ में यह वियोग भारी पड़ रहा था। वह प्रभास से दूर जाने की कल्पना से ही उदास थी। लेकिन यह सच था कि प्रभास को नौकरी में लौटना था, वह भी पूरे 6 महीने के लिए। बाहर प्रभास को ले जाने के लिए फौज की गाड़ी आ गई थी। नमिता कमरे में आई। प्रभास नहाकर तैयार हो ही रहा था। नमिता की आंखें नम हो आई। उसने नमिता को रोते हुए देखकर उसे अपने दोनों हाथों से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। प्रभास ने नमिता के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके गालों में, होठों में, माथे में, हर जगह अपने होठों की तितलियाँ रखते हुए कहा, नमिता, अपना ख्याल रखना। इन 10 दिनों में तुमने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। बहुत याद आओगी तुम। नमिता सिसक कर रो पड़ी।
उसने कहा, प्रभास, तुम भी अपना ख्याल रखना। तुम से ही मेरा वजूद है, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। आंखों में आंसू लेकर प्रभास चला गया और नमिता अपनी आंखों में एक साथ गुजारे पलों के साथ बैठ गई। प्रभास के नौकरी पर लौट जाने के बाद नमिता की सासू माँ उसके पास आकर बोली, बहू, तुम्हारा पति एक फौजी अफसर है। इस तरह रोने वाली पत्नी उसे कैसे मिल गई? तुम्हें तो बहादुर होना चाहिए ना। हाँ माँ, मगर हर समय हृदय घबराता रहता है। सासू माँ नमिता के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, फौजियों की ज़िंदगी कागज़ की तरह होती है। तुम्हारे हाथ में है, अपनी सुहाग की रक्षा करो। इस तरह विसरने से कुछ नहीं होगा। सोलो श्रृंगार करके रहा करो, इससे सुहाग की आयु बढ़ती है। तुम्हारे ससुर भी एक फौजी अधिकारी है और तुम्हारे जेठ जी भी। तुम्हें डरना नहीं चाहिए। नहीं माँ, मैं डरती नहीं, पर मुझे प्रभास की याद आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें इसी तरह की ज़िंदगी की आदत पड़ जाएगी। 6 महीने नमिता हर दिन गिनती। एक एक दिन पहाड़ सा लग रहा था प्रभास के बिना। 2 महीने भी नहीं बीते थे कि नमिता का स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगा। प्रभास ने अपने प्यार की परछाई उसके गर्भ में डाल दिया था। प्रभास से बात जब भी होती, वह नमिता को अच्छी तरह से रहना, अपने खाने पीने का ध्यान रखना कहता रहता। नमिता भी इस नई खुशी से फूली न समा रही थी। वह अपने हर एक दिन का हाल प्रभास को सुनाने के लिए बेकरार रहती थी। 6 महीने बीतने वाले थे कि अचानक ही सीमा पर तनाव शुरू हो गया। सभी जवानों की छुट्टियां रद्द हो गई। प्रभास की भी छुट्टियां कैंसिल हो गई। उसकी भी ड्यूटी सीमा पर लगा दी गई। अब वह रोज़ फ़ोन नहीं कर पाता। मुश्किल से हफ्ते में एक आध बार, फिर धीरे धीरे वह भी कम होता गया। नमिता दिन पर दिन टूटती जा रही थी। वह हर ईश्वर से प्रार्थना करती रहती, हे भगवान, सब कुछ सकुशल करना, मेरे बच्चे के ऊपर से उसके पिता की छाया न उठाए, मेरे सुहाग की रक्षा करना। सीमा पर तनाव अब युद्ध का रूप लेने लगा था। दिन भर तनाव भरी खबर सुनने के बाद नमिता की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। ना उसे खाने पीने का होश रहता था और ना ही अपना वह ध्यान रख पाती थी। लगातार कई दिनों से प्रभास की कोई खबर ही नहीं आ रही थी। घर में सब लोग बहुत ही चिंतित थे। पता नहीं क्या हुआ होगा। यह सब सुनकर नमिता की तबीयत दिन पर दिन और ख़राब होती जा रही थी। एक दिन घबराहट से वह बेचैन हो गई थी। उसे अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। ईश्वर, मेरे प्रभास की रक्षा करना, वह बार बार एक ही प्रार्थना करती जा रही थी। डॉक्टर ने किसी भी हाल में उसे तनाव से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन लगातार तनाव के कारण उसने एक प्रीमेच्योर बच्चे को जन्म दे दिया। काफ़ी दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद नमिता बच्चे को लेकर घर आई। इतने दिनों में भी प्रभास की कोई खबर नहीं आई। कई फ़ोन, कई मैसेज, आवेदनों के बाद भी प्रभास का कुछ पता नहीं चल पाया। घर में कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सबने उसे मृत मान ही लिया था, सिवाय नमिता के। वह अब भी पूरे साजो श्रृंगार के साथ रहती। उसे उम्मीद थी कि प्रभास एक दिन ज़रूर लौट आएगा। काफ़ी दिनों बाद प्रभास के बटालियन से एक कॉल आया। कैप्टन प्रभास कुमार दुश्मन सैनिकों के साथ मुठभेड़ में बुरी तरह से घायल हो गए थे। वह अस्पताल में एडमिट है। आप लोग नागपुर आ जाइए, हम लोग उन्हें वहीं शिफ्ट कर रहे हैं।
यह सुनकर प्रभास के माता पिता जहाँ बुरी तरह से घबरा गए, वहीं खुश भी थे कि उनका बेटा जीवित है। उन्होंने यह बात नमिता को बताई। नमिता भी खुशी से झूम गई। सब लोग जल्दी जल्दी नागपुर पहुँचे। युद्ध के दौरान प्रभास के सिर, कंधों और पीठ में गोलियां लगी थी। वह बुरी तरह से जख्मी था। 3 महीने से वह अस्पताल में था। उसने जानबूझकर अपने बारे में बताने के लिए मना कर दिया था, पर अब वह खतरे से बाहर था। अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ प्रभास अपने माता पिता और नमिता को देखकर खुशी से मुस्कुरा दिया। नमिता के गोद में बिटिया थी। प्रभास खुशी से किलक उठा। नमिता रुक नहीं सकी। वह दौड़कर अपने पति के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। प्रभास की आंखें भी बहने लगी। उसने बच्ची को गोद में झुलाते हुए कहा, माँ, पापा, यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। जिस तरह से मुझे गोलियां लगी थी और आज मैं जिंदा हूँ। सदा खुश रहो मेरे बच्चों। प्रभास की माँ ने कहा, हम सब ने उम्मीद छोड़ दिया था। हमने तो मान लिया था कि प्रभास अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस बच्ची ने अपने पूजा पाठ और विश्वास की बदौलत अपना सुहाग वापस लौटा आई। आज फिर से वही बात हो गई। सत्यवान की रक्षा एक सावित्री ही कर सकती है। जीते रहो मेरे बच्चों। प्रभास की माँ ने प्रभास और नमिता की बलैया ली तो नमिता उनके गले से लगकर रो पड़ी। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।